क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था नियुक्तिकरण या स्टाफिंग। इसका पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करें। और पार्ट नंबर 3 में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था मानव संसाधन प्रबंध का विकास, ये एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें 2 स्टेप्स हम कर चुके थे। थर्ड स्टेप पर आते हैं हम लोग, जो हमारा है मानव संसाधन प्रबंध चरण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। व्यवसाय जब और ज़्यादा बढ़ा तो बढ़ने पर तकनीकी कुछ विकास भी कंपनियों का हुआ, बिजनेस का आकार बढ़ा और टेक्निकल चेंजेस हुए। इसमें हमारे को कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, उनका विकास डेवलपमेंट करने की आवश्यकता अनुभव हुई। तो उस टाइम पर जो हमारे सेवी वर्गीय प्रबंधक या पर्सनल मैनेजर जो थे, उनका स्थान ले लिया मानव संसाधन प्रबंधक या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स ने। और यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नियुक्तिकरण और मानव संसाधन प्रबंध के भाग के रूप में स्टाफिंग एज एन पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हमने ये बोला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है, उसका एक काम वो बहुत सारे काम करता है, उसमें से एक काम जो है वो नियुक्तिकरण है। तो मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र या इसका स्कोप जो है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला काम तो नियुक्तिकरण का आता है, स्टाफिंग का आता है। तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि हम मानव संसाधन प्रबंध भी कहते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला कार्य हमारा नियुक्तिकरण या स्टाफिंग होता है। संस्था के कर्मचारियों का पता लगाना, उन्हें प्राप्त करना और इसके लिए व्यवस्था करना कि हमारे को कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनको प्राप्त करने का इंतज़ाम जो है वो सारा नियुक्तिकरण के अंदर आता है। इसके लिए ये जो HRM होता है, डिपार्टमेंट का हेड, ये भर्ती करता है, रिक्रूटमेंट चयन करता है, सिलेक्शन भर्ती चयन के बारे में आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनको काम पर लगाना जिसे हम प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना जिसको कि प्रशिक्षण बोला जाता है। उनकी पदोन्नति प्रमोशन करना, ऊपर वाली पोस्ट पे भेजना या फिर स्थानांतरण करना या फिर ट्रांसफ़र करना, ये सारे कार्य इसके ही द्वारा या नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगला कार्य आ गया कर्मचारी अभिलेख रखना, कीपिंग द पर्सनल रिकॉर्ड्स। कर्मचारी की भर्ती के बारे में सारा रिकॉर्ड बनाना, उनके चयन के बारे में सारे रिकॉर्ड रखना, प्रशिक्षण कब दिया गया, कौन कौन से दिए गए उसका रिकॉर्ड रखना, कब कब प्रमोशन पदोन्नति हुई उसका रिकॉर्ड रखना, ट्रांसफ़र स्थानांतरण का रिकॉर्ड रखना, पारिश्रमिक सैलरी कितनी कितनी कब दी जाती है उसका रिकॉर्ड रखना। ये सारे रिकॉर्ड या वे लेके जो है इसके द्वारा ही बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कर्मचारी नीतियाँ तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग द पर्सनल पॉलिसीज़। अब कर्मचारियों के बारे में नीतियाँ बनाने का काम भी इसके द्वारा ही किया जाता है। भर्ती की नीतियाँ, पॉलिसीज़ क्या होंगी, नीति के बारे में हम प्लानिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। चयन करने की, चुनने की नीति क्या होगी कर्मचारी को, नीति मतलब आप ये समझें अगर सरल भाषा में तो नियम है ये। पदोन्नति के नियम क्या होंगे, सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट होने के नियम क्या होंगे, और इनको बनाते समय, ये नीतियों को बनाते समय संस्था मतलब कंपनी और कर्मचारी के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये नीतियाँ बनाने के बाद इनको लागू करना भी इसकी जिम्मेवारी है। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी अनुसंधान करना, अंडरटेकिंग पर्सनल रिसर्च। कर्मचारियों की नीतियों में सुधार करना, जो नीतियाँ हमने बनाई, जो नियम हमने बनाए, यदि उनमें हमारे को कोई कमी दिखाई देती है तो उस कमी को दूर करना या नीतियों में सुधार करना। उच्च स्तरीय प्रबंधकों को भी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना कि ये नई तकनीक आई हैं और उनको अपनी संस्था में हम लोग लागू करें, ये जिम्मेवारी भी HRM की होती है। पांचवा पॉइंट है विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करना या प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट सर्विसेज। ऐसी सेवाएं देना, विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं देना जिसमें कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं होगी। खास किस्म के ज्ञान वाली जानकारी प्रबंधकों या मालिकों तक पहुंचाना। इसमें कार्य मूल्यांकन, जॉब इवोल्यूशन आता है, निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। कार्य मूल्यांकन मतलब क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, किस प्रकार से होगा। निष्पादन मूल्यांकन क्या काम हो चुका है। अगला है श्रमिक संघों से सौदेबाजी, नेगोशिएटिंग विद द लेबर यूनियंस। वर्कर्स की कुछ यूनियन बनी होती हैं, वर्कर आपस में इकट्ठे होकर मालिकों से बात करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, सुविधा बढ़ाई जाए वगैरह। तो उनके साथ में जो सौदेबाजी की जाती है ये इसी के द्वारा की जाएगी। छठा पॉइंट है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मीटिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। कर्मचारियों से संबंधित अनेक नियम होते हैं और यहाँ इसकी जिम्मेवारी होती है देखना कि क्या हमारी कंपनी
सारे ही नियमों का पालन कर रही है कि नहीं, जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट होता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और इन नियमों का पालन हमारी कंपनी कर रही है कि नहीं, ये इसकी जिम्मेवारी है देखना। 7th पॉइंट है मधुर औद्योगिक संबंध विकसित करना, डेवलपिंग एमिकेबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। स्वामी और कर्मचारियों के मध्य में मधुर संबंधों को स्थापित करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों ही पक्षों, दोनों पक्ष मतलब यहाँ पर है मालिक और कर्मचारी, इन दोनों ही पक्षों की अपेक्षाएं जो हैं को एक दूसरे को बताना। अपेक्षाएं मतलब क्या हम चाहते हैं, हमारी डिज़ायर क्या है, ठीक है। मालिक क्या चाहते हैं कर्मचारियों से, वो कर्मचारियों को बताएं, और कर्मचारी की क्या उम्मीदें हैं मालिकों से, वो मालिकों को बताना। और उनके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई मतभेद उत्पन्न होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, तो मध्यस्थ के रूप में ये कार्य करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। अगला है संगठन ढांचे में सुधार करना, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंपनी का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है पूरा, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर यूनिट पूरी हम कर चुके हैं, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में समझा है। अगला हेडिंग है मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें है सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, ये इसकी जिम्मेवारी है। सेलेक्टिंग राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो कार्य हमने करवाना है उसके लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना। ऐसा ना हो कि व्यक्ति अगर कुछ कार्य में, जिस कार्य में हमने उसको लगाना है उसमें तो निपुण नहीं है, पर किसी और कार्य में अच्छा है इसलिए हमने इसको नौकरी पर रख दिया, तो जब हम उस कार्य पे उसको लगाएंगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। तो सही कार्य पर सही व्यक्ति को चुनना। अगला है कर्मचारी का विकास करना और प्रशिक्षण देना, डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। हमारी कंपनी जो कर्मचारी हैं उनका विकास करना, मतलब उनको काम सिखाना, उन्नति करवाना, और साथ में ट्रेनिंग भी देना। ट्रेनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकली काम करना सिखाना। अगला है कर्मचारी के स्थानांतरण पदोन्नति के बारे में नीतियाँ बनाना, फ्रेमिंग द पॉलिसीज रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। वर्कर को ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में नीतियाँ बनाना, नियम बनाना। पदोन्नति प्रमोशन कैसे होगी, ऊपर वाली पोस्ट पे वर्कर किसको कब भेजा जाएगा, किस कंडीशन पर भेजा जाएगा, इसके बारे में जो नियम है वो भी यही बनाते हैं। चौथा पॉइंट है कर्मचारी को अभिप्रेरित करना उच्च निष्पादन हेतु, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर द बेटर अप्रेजल। कहने का मतलब है अच्छा कार्य करने के लिए वर्कर को प्रेरित किया जाता है। मोटिवेशन चैप्टर पूरा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्कर को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये भी इसकी जिम्मेवारी है। पाँचवा पॉइंट है कर्मचारी की आवश्यकताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करना ताकि वह संस्था के प्रति अधिक निष्ठावान हो जाए। सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज़ नीड्स, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को हम संतुष्ट करें, और जब उनकी आवश्यकताएं सारी संतुष्ट हो जाती हैं तो वो ज़्यादा निष्ठा के साथ, ज़्यादा समर्पण के साथ, ज़्यादा डिवोशन के साथ अपनी संस्था के लिए काम करते हैं। सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज़ नीड टू मेक देम मोर डिवोटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कर्मचारी से अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखना, मेंटेनिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन विद द एम्प्लॉयज़। कर्मचारी के साथ अच्छे संबंध बनाना, मानवीय संबंध बनाना, उसके निजी व्यक्तिगत समस्याओं को भी हल करना, ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना। यदि कर्मचारी खुश होंगे तो अपने आप ही वो संस्था के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे। 7वां पॉइंट है कर्मचारी व नियोक्ता के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, मेंटेनिंग बेटर रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। दोनों के साथ, क्योंकि ये जो हमारे मध्यस्थ हैं इसकी तरफ एक तरफ जो है नियोक्ता, नियोक्ता कौन होते हैं, जिसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर। नियोक्ता हैं कंपनी के मालिक, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो तो जिनको काम पे रखा गया वो कर्मचारी होते हैं। तो दोनों के साथ, दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव संसाधन प्रबंधक के कार्य, फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब इसके कार्यों की हम बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक के इसके पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों की बात करें तो दो भागों में हम इसके कार्यों को बांटते हैं। पहला भाग इसका है ए पार्ट, प्रबंधकीय कार्य, जिसको हम बोलते हैं मैनेजरियल फंक्शंस, कि कर्मचारियों के बारे में प्लान करना, कर्मचारी नियोजन, ये एम्प्लॉयज़ प्लानिंग इसको कहा जाता है। कर्मचारियों का संगठन करना, संगठन करना मतलब नौकरी पर रखना, इकट्ठा करना वगैरह, ठीक है, इसको एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कर्मचारियों को निर्देश देना, पूरे चैप्टर हम लोगों ने किया है।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिट है हम लोगों ने की है, चैप्टर नहीं बल्कि यूनिट्स हैं ये पूरी। प्लानिंग की यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन की यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, कंट्रोल की पूरी यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। बस केवल ये कर्मचारियों के बारे में प्लान करना, कर्मचारियों का संगठन करना, कहाँ पर कितने कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी को निर्देश देना कि आप क्या काम कैसे करेंगे, कर्मचारी को नियंत्रण करना कि उन्होंने अपना कार्य सही किया या नहीं किया। तो ये आते हैं इसके मैनेजरियल फंक्शंस। अब आते हैं बी प्रकार के कार्य जिसको हम बोलते हैं संक्रियात्मक कार्य या ऑपरेटिव फंक्शंस। तो जहाँ पर ये खुद काम करता है, क्या क्या काम करता है ये? पहला है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सनल, कर्मचारी को नौकरी पर लगाना, उपयुक्त व्यक्ति को, उपयुक्त मतलब सूटेबल, जो सबसे अच्छा व्यक्ति है उसको काम पर लगाना, नौकरी देना और उचित संख्या में उसे नौकरी पर लगाना। जितने कर्मचारी चाहिए उतनी संख्या में हम कर्मचारियों को नौकरी देंगे। सेकंड है प्रशिक्षण और विकास करना, ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। जो वर्कर हमारी कंपनी में आते हैं उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट मतलब काम सिखाना, ये सारे काम जो है, ये जिम्मेवारी जो है ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। तो ये ट्रेनिंग भी देता है, उसकी डेवलपमेंट ही करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? ताकि वो काम को ज़्यादा कुशलता के साथ कर सकें, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। थर्ड पॉइंट है हमारा पारिश्रमिक या फिर कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर जब कर्मचारी, पारिश्रमिक कॉम्पनसेशन का मतलब है जो हम सैलरी इत्यादि उसको वेजेस वगैरह जो देंगे कर्मचारी को, तो कर्मचारी को उचित मात्रा में तनख्वाह मिलनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक दिलवाना इसकी जिम्मेवारी होती है। उचित और पर्याप्त का मतलब है जितना कार्य उसने किया है उतनी तो तनख्वाह उसको मिलनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्कर से काम ज़्यादा लिया जा रहा है और उसको तनख्वाह हम कम दे रहे हैं तो वर्कर असंतुष्ट हो जाएगा और फिर वो संस्था को छोड़ के चला जाएगा और ऐसी संस्था की गुडविल भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया उचित और पारिश्रमिक, पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक दिलवाना और उसके कार्य का मूल्यांकन भी करना, इवैल्यूएशन भी करना, चेक भी करना कि वो कार्य को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, किस प्रकार का काम कर रहा है, अच्छा है या नहीं है, ये सभी कुछ जिम्मेवारी भी इसकी होती है। अगला अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, पूरी यूनिट हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर हम लोगों ने पूरा किया है। तो वर्कर को कार्य का अधिक और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है। तो जब हम मोटिवेशन वर्कर्स की करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि वर्कर को वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं जो दी जानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस, ताकि वो संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। अगला हमारा है पाँचवा पॉइंट, अच्छी कार्य दिशाओं का अनुरक्षण करना, मेंटेनेंस ऑफ द गुड वर्किंग कंडीशन। यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए शायद हो सकता है, अनुरक्षण। अनुरक्षण होता है मेंटेन करना, बना के रखना, अच्छे कार्य की दशाएं देना भी और उनको अच्छा बना के रखना भी। अच्छे कार्य की दशाएं अगर हम वर्कर्स को उपलब्ध करवाते हैं, मतलब जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उसके आराम करने की सुविधा हो, लाइट भी अच्छी हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब हवा अच्छी आए, धुआं बहुत ज़्यादा नहीं हो मशीनों का, उसके निकलने की व्यवस्था हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर थोड़ा सा पंखे इत्यादि की व्यवस्था हो, कूलर की हो, ताकि वर्कर को परेशानी ना हो। ठीक है, सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए, पीने ठंडा पानी पीने की व्यवस्था हो, रेस्ट करने के लिए चेयर वगैरह की व्यवस्था हो। तो कहने का मतलब अच्छी काम की दशा यदि हम वर्कर को देते हैं तो वर्कर का मनोबल बढ़ता है, अधिक कार्य करने के लिए उसे अभिप्रेरित करती है। अच्छी दिशाएं अगर हमको दी गई हैं तो हम भी अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, सुविधाएं हमें ज़्यादा मिली हैं, जिससे कर्मचारियों की दक्षता जो है वो बनाए रखती है। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, एक्सपर्ट हो जाना। छठा पॉइंट है अच्छे मानवीय संबंधों को प्राप्त करना, अचीविंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ अच्छे मानवीय संबंध ये बना के रखता है, दोनों के साथ इसका संबंध होता है, अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है दोनों को ही, ये कर्मचारियों को भी और प्रबंधकों को भी। प्रबंधक ये खुद भी होते हैं, ठीक है, और कर्मचारियों की जो है दक्षता इसके द्वारा जो है वो सुधर जाती है। जो ये अच्छे मानवीय संबंधों की हमने बात की, तो यहाँ पर हमने एक तो ये देखा कि एक तरफ ये मैनेजर्स के साथ भी अच्छे संबंध बनाएगा, दूसरी तरफ कर्मचारी के साथ भी अच्छे संबंध बनाएगा। दूसरी तरफ ये भी होता है कि मैनेजर और कर्मचारी के आपस में भी संबंध जो है वो अच्छे बनाए जाने चाहिए, और इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम दोनों के बीच में संदेश वहन को प्रॉपर बनाए रखें, कम्युनिकेशन को प्रॉपर बनाए रखें। ये पूरा चैप्टर हमने किया है। संदेश वहन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में वार्तालाप जो है, बातचीत, वो बिल्कुल खुली होनी चाहिए।
द्विमार्गीय वार्तालाप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ही बोले जा रहा है, वर्कर को बोलने का मौका नहीं है। वर्कर को भी अपनी बात कहने का, समस्या उनके सामने रखने का अधिकार होना चाहिए। तो हम बोलेंगे द्विमार्गीय संदेशवाहन होना चाहिए, और इन संदेशवाहन के पर्याप्त साधन भी होने चाहिए, फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को कह सकें। कोई विवाद यदि उत्पन्न हो जाता है तो उसे तुरंत सुलझाने की व्यवस्था भी इसे ही करनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है कर्मचारी अभिलेख रखना या फिर पर्सनल मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन, मतलब वर्क परफॉर्म्ड, कितना वर्कर्स ने काम कर लिया उसका रिकॉर्ड रखना। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कितनी ट्रेनिंग उन्होंने ली है, कौन कौन सी ली है, उसका रिकॉर्ड रखना। पदोन्नति, कि उनका कब जो है प्रमोशन हुई थी, कब प्रमोशन उनकी ड्यू है अगली, इसका रिकॉर्ड रखना। ये सारा रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है। और कई बार कानून के अनुसार भी हमारे को कुछ रिकॉर्ड रखने होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट के अनुसार भी हमारे को कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आदि जो कानून है श्रमिकों से संबंधित, वो भी कुछ रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए कहते हैं कि कभी भी ये रिकॉर्ड मंगवाए जा सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं।